बस वो टीचर्स और पेरेंट्स थे कहीं जिन्होंने सही रास्ता दिखाया कि ये आपका रास्ता है, आपको इस पे चलना है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी एनडीए की बात करी जाए तो बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। और कहा जाता है ना कि फौजी आई विल ट्राई नहीं बोलता कभी भी, मुझे करना है तो मुझे करना है। अब उसमें बस ये नहीं सोचना होता हमें कि कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा है। बस अगर आपको जिम्मेदारियां अपने कंधों पे रखनी है तो एक्सक्यूजेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस फिर जम के लग जाओ, बिल्कुल पानी बना दो चीज़ें। बस अपने रिसोर्सेज कम रखो और वही कहा जाए, जैसे ब्रूस ली कहता है ना कि यानी एक 50 दाव जानने से अच्छा एक दाव को 50 50 बार बार तैयार अच्छे से करो, करना। मतलब कहना नहीं चाहिए पर इस टाइम यार रैंक का ये सब बहुत चलता है, तुमको ऑफर नहीं आया सर मैं यही बोलूंगा कि कि आ अगर जाओ बाबू पैसा ले जाओ? सर अगर आप यानी सही में अपने मन से डेडिकेटेड हो ना, आपकी कमिटमेंट है किसी को, तो आप कभी भी पैसे, और ये तो बहुत छोटी चीज़ है यानी मुझे कि यानी आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, ये आपको सर एक जॉब तो दे देंगे, पर आर्मी आपको एक पूरी रियल लाइफ देता है। मोबाइल फोन, गर्लफ्रेंड, ये सारी कहानियों से कैसे दूर रहे? ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अपने माँ बाप से छुपानी पड़ रही है, आपको शर्मिंदगी हो रही है, तो समझ लो कहीं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो भाई आज हमारे साथ अनुराग आया हुआ है और अनुराग ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है एनडीए एग्जाम के अंदर इस साल। और हम लोग को बहुत प्राउड है अनुराग पे। और अनुराग से आज सुबह ही मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, उसके बाद आज शाम में रात के 9 बज रहे हैं बल्कि, और अनुराग मेरे सामने बैठे हैं और पूरी तरह से ऑफिसर की तरह तैयार होकर बैठा है एकदम ये, और बड़ा स्मार्ट लग रहा है भाई, मतलब एकदम प्रॉपर फॉर्मल शू, फॉर्मल पैंट, टाई वाई लगा के। तो अनुराग से कुछ बातचीत करते हैं हम लोग। सो अनुराग भाई, सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो बेटा। थैंक यू सो मच सर। AIR 1, मतलब हमेशा ड्रीम होता है किसी का भी कि ऑल इंडिया रैंक 1 आए, और एनडीए जैसे सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में, सबसे प्राउड एग्जाम में रैंक 1 लाए। अपनी जर्नी बताओ और कब डिसाइड किया कि आर्म फोर्सेस में जाना है। पहले तो ये बताओ कि कब पता चला AIR 1 आई, कैसे पता चला? सबसे पहले तो ये बताओ AIR 1 कब पता चला एग्जैक्टली? सर एक्चुअली जब मेरिट लिस्ट आ गई थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरिट लिस्ट आई हुई है, या फिर यानी मुझे ये पता था कि मेरिट लिस्ट आने वाली है। बट फिर उसके बाद मेरे दोस्त का फोन आया कि अरे चेक कर मेरिट लिस्ट, शायद तेरा AIR 1 है। कब? तो कल शाम को? हाँ, कल शाम को 7:30 बजे के आसपास की बात होगी। और तो मैंने रिजल्ट कब कहा आया है? सर रिजल्ट सर शाम के टाइम ही आई थी ठीक है। मेरिट लिस्ट। तो बस फिर उसके बाद मैंने चेक करा मेरिट लिस्ट और बताया पापा को, तो बस एक सेकंड, थोड़े से सेकंड के लिए तो बिल्कुल पैरों के नीचे से जमीन हट सी गई थी कि भाई लग ही नहीं रहा था सर, यानी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। फिर चेक नहीं किया तुमने? सर फिर चेक करा और फिर मेरिट लिस्ट जब देखी और अरे सबसे ऊपर नाम है, तब थोड़ा लगा कि हाँ। 2-3 बार स्क्रॉल नहीं किया? से 2-3 बार स्क्रॉल भी करा था मेरे साथ ये कुछ तो और तो है, नहीं खोल पक्का है भाई लिया ये। है, कुछ और तो नहीं खोल लिया है। तो फिर उसके बाद लगा था कि हाँ चलो हो गया है। तो फिर पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए थे जैसे ही मैंने बताया। और फिर सर कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल सारी चीजें ब्लैकआउट सा हो गया था कि हो भी गए, AIR 1 आ भी गई है नहीं है। कुछ टाइम के लिए तो पता ही नहीं रहता ना कि AIR 1 आ गई है। हाँ, सर इतना बड़ा सपना जब पूरा होता है ना तो एक पल के लिए भरोसा नहीं होता दुनिया के ऊपर हाँ सर, कि ये हो यानी गया। बिल्कुल सर। सर फिर उसके बाद सर फिर पूरी जर्नी की बात करूं मैं, यानी मैंने कैसे स्टार्टिंग करी, तो सर कहीं ना कहीं सर चाइल्डहुड से ही था मेरे दिमाग में कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। बट हाँ, तब इतनी इंक्लाइनेशन नहीं थी कि एनडीए चैनल के थ्रू जाना है या फिर सीडीएस चैनल के थ्रू जाना है। बस तब ये था, जैसे बच्चों को हो जाता है ना कि हाँ फौज में जाना है मुझे, तो बस वही चीज़ें थी। फिर सर धीरे धीरे जैसे 6, 7, 8 था, तब थोड़ा सा पता लगने लगा चीज़ों का कि हाँ पीसीएम स्ट्रीम लेनी पड़ती है एनडीए के लिए, और कुछ ऐसे ऐसे पेपर होते हैं, यूपीएससी रिटर्न कंडक्ट करवाता है। फिर भी सर यानी जो असली एक्सपोजर था वो 11th 12th में कहीं आया, जब यानी डिफेंस वाला ने भी स्टार्ट करा था, तब शौर्य 1.0 हुआ था तब पहले स्टार्ट। तब थोड़ा एक्सपोजर मिला कि हाँ कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें। कुछ अपने सीनियर से भी मैंने बात करी, यानी 2 कजन्स है मेरे, वो अभी एनडीए से पास आउट हैं। वन ऑफ देम इज फ्रॉम इंडिया एंड अदर इज फ्रॉम ओटीए इटसेल्फ। तो सर वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिली थी उस टाइम की हाँ अगर मेरी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा है, अगर मेरा कजन जो उस चीज़ को पा पाया है, तो मैं भी क्यों ना कोई कोशिश करता हूँ यानी। अभी हम लोग ने एक शॉर्ट डाला था तुम्हारा यूट्यूब पे, जो हम लोग का सुबह इंटरव्यू हुआ था उसमें से, वीडियो में से, तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा अटेम्प्ट पे, कौन सा अटेम्प्ट पे। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है भाई? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट? मैंने 12th के पेपर अभी दिए हैं मार्च में। तो मेरे मार्च में पेपर चल रहे थे और उससे पहले जनवरी में मैंने एसएसबी दिया था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। और सर वही था कि वो सारे रास्ते सही दिखते गए और लोगों का साथ था और गुरु का भी बहुत अच्छा साथ था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हो गया सर, भगवान की दया इतना तैयारी के बाद ये तो श्योर हो गया सिलेक्शन तो होगा से। कि नहीं? नहीं सर, यानी हमेशा आप श्योर नहीं हो सकते हो। बस कुछ चीज़ें बस ये होता है कि हम अपनी ओर से कर्म कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाला ही देगा। यानी वो तो अब जो भी मिलेगा उसे हंसते हंसते स्वीकार करके आगे चलते चलेंगे। सर वही होता है, यानी एक्सेप्टेंस ही होती है, यानी जो भी मिलता चले उसे लेते चलो, बस अपना दी बेस्ट देना है। अगर आपको अपने आप से सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने अपना दी बेस्ट दिया है, तो बस फिर उसके बाद सिलेक्शन और बाकी चीज़ें तो एक साइड वाइज ही हो जाती हैं। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दे दिया जितना मैं दे सकता था। सर वो होता है जो एक बिलीफ होता है, वो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन दे देता है। ग्रेट।
तो सुबह भी तुमसे बात हुई, तूने बोला था गांव में यहाँ काफी लोग फौज में जाते सर हैं। मेरी कजन है बट वो मेरी मैटरनल साइड के हैं, नॉट हाँ। फ्रॉम माई पैटर्नल। तो यानी मेरे गांव के मेरे परिवार की बात करी जाए तो वो मेरे लिए मैं पहला हूँ, यानी ओवरऑल अगर आप तुम्हारे गांव में कहोगे। पर कल्चर है ना फौज में जाने का, तुम बता रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो ही कहीं ना कहीं था कि वो चाइल्डहुड से वो एक बात रहती है ना कि भाई गांव में सभी के परिवार से एक ना एक फौज में है, बट मेरे परिवार से अभी कौन तक सा है गांव है नहीं। बेटा ये? सर चंदेनी विलेज है सर, चंदेनी चंदेनी विलेज। गांव है, चरखी दादरी जिला है, हरियाणा में। सर वहाँ से यानी बहुत सारे सर हमारे हमारे गांव से पैरा एसएफ में भी बहुत सारे हैं, और 2 शहीद भी हुए थे हमारे जवान पैरा एसएफ के, हमारे ही गांव के। तो सर जब वहाँ मैं जाता हूँ गांव में और उनका स्टैचू देखने को मिलता है, तब लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ है कि हाँ, यानी अगर कोई इतना अपने जिंदगी में सैक्रिफाइस कर सकता है तो उस लेवल की उस फीलिंग को तो एक बार कम से कम एक्सपीरियंस करा दे, क्यों क्या होता है। सर तब बिल्कुल एक डिसाइड हो गया था कि हाँ जाना है तो एनडीए ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। फिर सर मैं प्रॉपर प्रिपरेशन पे लग गया था, और फिर टाइम टू टाइम अपने जैसे सर शौर्य के थ्रू काफ़ी गाइडेंस मिल गई थी उस टाइम कि कैसे रिटर्न करना है। और सर फिर यानी जर्नी स्टार्ट होने के बाद, एक बार किक स्टार्ट होने के बाद फिर कभी पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या है क्या नहीं है, बस फिर यही था कि एनडीए ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना है सबके लिए। नहीं, शौर्य और तो ठीक है, देखो शौर्य हजारों बच्चे ज्वाइन करते हैं, AIR-1 भारत में एक ही आता है। तो इसके पीछे इसमें शौर्य बैच का कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा, ऑनेस्टली कहूँगा, बहुत कम होता है, 20 से 30% होता है। टीचर का, किसी भी बैच का, किसी भी कोर्स का कंट्रीब्यूशन बच्चे की रैंक आने में, रिजल्ट आने में 20 से 30% ज़्यादा आता नहीं है। तुम बताओ तुम्हारी तैयारी में क्या था भाई? 70% क्योंकि तुम्हारी कहानी है। सर एक्चुअली क्या होता है कि हमें एज अ पेपर, यानी अगर एनडीए रिटर्न की बात करी जाए तो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो अब सीधी सी बात है कि उसका सिलेबस वास्ट होगा। इट इज़ नॉट लाइक जेई जहाँ आपके पास चीज़ें बहुत कंस्ट्रेंड होती हैं कि ठीक है बस यही चैप्टर है। अब उसमें एनडीए के रिटर्न में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी जीईटी का पोर्शन तो कहीं से भी आ सकता है। Yes. तो उस टाइम होता है कि आपको राइट गाइडेंस कैसे मिल जाए। अगर वो राइट गाइडेंस वाले देने वाले आपके टीचर्स आपके पास हैं तो आप टारगेटेड प्रिपरेशन कर पाते हो, और वो टारगेटेड प्रिपरेशन ही स्कोर बनाता है फिर, क्योंकि असली स्कोर वही बन पाता है कि कौन कितना पढ़ रहा है और कितना टू द पॉइंट पढ़ रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, जीईटी तो हद से ज्यादा वास्ट है, तो आप चाह के भी पूरा नहीं कवर कर सकते, पर अगर उतना कवर कर लो जितना चाहिए पेपर के लिए तो फिर स्कोर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर सर उसके बाद यही होता है कि आपकी डेडिकेशन कि कितनी कितना है। पढ़ो तुम्हें कैसे समझ में आता था? ये बैच से समझ में आता था कि सर और कहीं से कंटेंट निकाल हाँ, रखा था? सर यही एक चीज थी जो टीचर सही से गाइड कर पाता है, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है। कितना जैसे पढ़ना है बता हाँ देते थे? बिल्कुल, कि इतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं है, नहीं अभी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एनडी रिटर्न के लिए तो पर नहीं ये है। चीज़ सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं है। नहीं सर, क्या होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हम पीछे के यानी टीचर्स जो होते हैं अच्छे टीचर्स, वो एनालाइज कर लेते हैं कि कितना कौन से एरिया से कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं कि यूपीएससी कहाँ तक अपनी पहुंच रखेगा। तो अगर आपको वो पता लग जाता है कि हाँ इससे आगे यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, तो बस इससे पीछे वाले पॉइंट तक सब कुछ कवर कर दो जितना आप कर सकते हो। फिर उसमें अब आपकी डेडिकेशन मायने रखती है कि आप लगातार करते रहो। जैसे सर करंट अफेयर्स थे, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, यानी उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सवाल लग जाएंगे, पर आसिम सर के सर 10 में से 8 सवाल लग गए थे, तो यानी तब लगा था कि भाई अब इससे ज्यादा क्या ही होगा, यानी करंट अफेयर्स में से 10 में से 8 सवाल लग गए, बिल्कुल सेट बैठ के जो हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स है। का। हाँ सर बिल्कुल, तो सर उससे आगे तो क्या ही होगा, यानी इससे ज्यादा सही गाइडेंस वो कहाँ तो क्या हजारों ही बच्चा होगा। रिवाइज करके गया होगा, कर तो तुम ही सही पाए ना। सर वो सर वो बस यही है कि एट द एंड ऑफ द डे आप बस इतने मेच्योर होने चाहिए कि आप सोच सको कि हाँ मैं अपने बाकी लिए। 2 कर पाए कि नहीं? ये सर 10 में से 8 सही रख के बाकी 2 कर सर पाए? 2 वो नहीं हो पाए क्योंकि सर वो यानी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थे बिल्कुल, और वो यूपीएससी का होता ही है, यानी यूपीएससी एक ऐसा पेपर नहीं होता ना जहां आप 900 में से 900 वो 2 ला कर पाओ। लेते रैंक थोड़ी अच्छी आ जाती। सिर्फ कैसा लगता है तो देख के? फिर लगता है सर प्राउड फीलिंग तो आती है कि हाँ मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा यानी कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है, मैं तो उसका कुछ छोटा सा पार्ट ही हूँ। यानी मैं तो बस एक कहा जा सकता है कि जिस साइड मुझे बोला गया मैं उस साइड चलने को रेडी हो गया था। बस वो टीचर्स और पेरेंट्स थे कहीं जिन्होंने सही रास्ता दिखाया कि ये आपका रास्ता है, आपको इस पे चलना है। बस मैं तो एक दौड़ने वाला था, मुझे मोटिवेट करने वाले तो मेरे टीचर्स ही थे सर, जिन्होंने सही दिशा दिखाई कि आप इस दिशा में चलोगे तो मंजिल जरूर हासिल होगी। और सर गुरु के साथ जो सफ़र होता है उससे सुहाना कोई सफ़र ही नहीं होता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपकी केयर करने वाला या आपके लिए इतना जो कोई कंसर्न बैठा हुआ है जो आपके लिए रात के 2-2 बजे तक वीडियो बनाता है, तो सर फिर लगता है कि कोई 2 इतना बजे कर तक कौन रहा है। पढ़ा रहा था? यूट्यूब पे सर क्लास चल रही बिल्कुल थी? सर, जब हमारा रिवीजन टाइम चल रहा था शक्ति का लास्ट में, तो सर तो यानी शक्ति से भी पढ़, शक्ति तो शक्ति बिल्कुल, वो तो हाँ सर फ्री है। वो रिवीजन के लिए, हाँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप यूपीएससी जैसे पेपर के लिए रिवाइज नहीं करोगे तो आप नहीं सक्सेस पा पाओ, क्योंकि बहुत वास्ट चीजें हैं और अगर आपकी मेमोरी में वो चीजें रिटेन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने नोट से रिवाइज नहीं करते थे, फिर से लेक्चर देखते थे शक्ति के? सर उसका ये था कि वहां भी आपके पास बहुत कंसाइज चीजें होती थी,
तो क्या होता था, अपने जो प्रीवियस नोट्स जो शौर्या के बनाए थे उन्हें भी साथ लेके बैठ जाओ और शक्ति में जो होता चल रहा है उससे रिवाइज करते चलो। तो उसका बहुत ज्यादा यानी एडेड एडवांटेज होती है, ना ही आपको लिखने में टाइम वेस्ट होगा, और आप यानी अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 2 की स्पीड पे जल्दी जल्दी चीजें कवर करते चलो, तो उससे रिविजन एक अच्छा हो जाता है। और वही है कि जब एक गुरु साथ में बैठ के पढ़ाता है तो वो एक अलग ही लर्निंग एक्सपीरियंस होता है सर। हाँ मतलब 2 बजे तक कोई पढ़ा रहा है तो अंदर से भी आता है यार सर कि हाँ, अगर कोई आ जाता है वो कि बिल्कुल करना यानी कोई चाहिए। इतना कर रहा है तो हम क्यों ना एक कदम और भी आगे चल के उनके लिए कुछ करके दिखाएं। सर वही होता है जो असली मोटिवेशन फैक्टर होता है सर। तो सुबह मेरी बात हुई थी अनुराग से, तो उसने बताया था कि इसकी मम्मी मैथ्स की टीचर है Yes, sir. और दादाजी